स्टूडेंट लेवल, वहां पे मुझे आप लोगों की तरह ही एक डर था कि लोग हंसेंगे, ऐसा मैं कुछ बोलूंगी मेरे से नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे। सो मैं तब एक सिंपल आंसर दिया था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। 10th मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, 11th साइंस में एडमिशन लो या तो फिर डिप्लोमा में इंजीनियरिंग जो मुझे करना था, तो वहां पे एडमिशन लो। तो मैंने वहां पे देखा कि डिप्लोमा में अगर मैं एडमिशन लेती हूँ तो वहां पे कुछ जो नया मुझे सीखना है, टेक्निकल स्किल मेरी ज्यादा बढ़ेगी, तो वो एम के साथ मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। मैंने वहां पे बायोमेडिकल फील्ड सेलेक्ट की। अभी वहां तक से अगर इनोवेशन की बात की जाए तो वहां पे कोई ऐसा टारगेट कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि अभी से आपको पता ही हो कि मुझे कौन सी चीज पे इनोवेशन करना है। जैसे कि आप लोगों को भी पता नहीं होगा कि मेरे के अंदर क्या टैलेंट है, मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ, ऐसा तो मैं क्या न्यू रिसर्च कर सकता हूँ। सेम मेरा भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसका वे क्या है, प्रोसेस क्या है, मुझे भी आइडिया नहीं था। एकदम मेरे लिए भी सब कुछ ब्लैंक था। सो एक टारगेट के साथ मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की कि कुछ करना है आगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी तक मेरा क्लियर नहीं था। डिप्लोमा जैसा मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने डिग्री में एडमिशन लिया। सो डिग्री में जब मैं एडमिशन मैंने लिया, सेम फील्ड मैंने सिलेक्ट किया था, डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड। सो वहां पे इंजीनियरिंग फील्ड की बात की जाए तो वहां पे फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना रहता है। अभी ये जो बात चल रही है हमारी कि आइडिया कहाँ से जनरेट होगा, तो ये मेरी जो जर्नी थी वहां एक ये पार्ट है जहां से मुझे स्ट्राइक हुआ था कि मुझे किस चीज में इनोवेशन करना है। सो जो प्रोजेक्ट वर्क रहता है वहां पे मैंने डिसाइड किया कि ऐसे कोई मशीन के ऊपर मैं वर्क करूं जो मार्केट में, सोसाइटी में और सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, क्योंकि हमारे फील्ड में मेडिकल डिवाइसेस आता है, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वहां पे विजिट किया। वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे मशीन पड़े हैं जो मेरे लिए भी न्यू है, पता नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है कैसे वो काम करता है, क्या है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको अलग अलग तरह की डिसीज हुई थी। किसी को किडनी में प्रॉब्लम थी, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम थी। अभी तक आइडिया कुछ क्लियर नहीं है कि मुझे एग्जैक्ट करना क्या है, सिलेक्ट क्या करना है। सो फिर मैंने देखा कि प्रॉब्लम हमारे आस पास ही है, उसको सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखा कि हमारे आजू बाजू, क्योंकि आप घर से बाहर दिल्ली निकलते हो तो टोकते हो, जैसे कि ट्रैफिक में आप बाइक एक्टिवा चला के जा रहे हो तो वहां पे देखते कि यार इतना ट्रैफिक है, ये होना चाहिए, तो ऐसा होता तो ये सॉल्यूशन आता। तो वो वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये ट्रैफिक है। जो नॉइस पॉल्यूशन है, बहुत सारी आवाजें वगैरह होती है, वो नॉइस पॉल्यूशन है, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ। तो ऐसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक फाइंड आउट किया। मैंने देखा कि कोई भी फैमिली में देख लो, किसी के भी घर में जाओ तो किसी के नाना नानी है, मदर है, तो वो उनको जो नी है, जो घूंटन का जो पार्ट है वहां पे पेन जैसा रहता है। उनको विटामिन ठीक से रहते, वो फूड नहीं खाते, उसकी वजह से मिनरल्स विटामिन की वजह से उनको वहां पेन रहता है। एक्सीडेंट हो तो वहां पे सर्जरी करवानी पड़ती है, क्योंकि वो जो पार्ट है लिगामेंट डैमेज होगा। मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट किया। फिर मैंने स्कूल में भी देखा कि स्पोर्ट्स इंजरी की अगर बात की जाए तो वहां पे भी ये जो नी है वहां पे पेन रहता है। तो ये मैंने ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट किया। अभी जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करना है, देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसको सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि प्रॉब्लम जरूर नहीं है बहुत बड़ा भी हम लोगों ने ले लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि सभी स्किल हमारे पास हो। लाइक आप अभी भी सपोज कॉमर्स बैकग्राउंड में हो या फिर स्कूल के अंदर हो, ठीक है, तो वहां पे ऑफकोर्स आपको इलेक्ट्रॉनिक साइड, जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, वहां साइड कोई नॉलेज नहीं होगा। सर मेरा भी ऐसा ही था, शून्य ही था मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था इलेक्ट्रॉनिक साइड, ग्राफिक्स, जीयूआई डिजाइन वगैरह, मैकेनिकल साइड जो डेवलप करते हैं, कुछ
मेरा भी आइडिया क्लियर नहीं था, मतलब मुझे आधा भी नहीं था। फिर मैंने ये प्रॉब्लम फाइंड आउट किया। उसके बाद अभी सॉल्यूशन की बात की जाए तो मैंने एक फ्लो रेडी किया कि पहले तो फंक्शन करता कैसे। तो कार्डबोर्ड से मैंने एक स्ट्रक्चर टूटा फूटा बनाया हुआ था। उसके बाद मैंने उसको रियल टाइम में कन्वर्ट करने का सोचा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे डिजाइन प्रोटोटाइप जो कार्डबोर्ड होते हैं उससे मैंने बनाए। उसके बाद मैंने एक्रेलिक की जो शीट आती है उसमें कन्वर्ट किया। अभी इलेक्ट्रॉनिक साइड की बात की जाए तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस वगैरह थी, वहां पे आर्डिनो ट्यूटोरियल्स वगैरह थे, वो मैंने एक्सपेरिमेंट करना वगैरह स्टार्ट कर दिया। वहां से मैंने कोडिंग सीखा ऑनलाइन। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी कोर्सेरा है, बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, वहां से आप इजिली सीख सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही कोडिंग सीखा था वहां से। तो ऐसे मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक साइड कंप्लीट किया। मुझे आइडिया नहीं था कि कंपोनेंट कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर वाला एक पार्ट था, बलून जैसा एक पार्ट है जिसको बेलो बोलते हैं, तो वो कहाँ पे मिलता है, कैसे वो वर्क करता है, उसको कौन सी मोटर चाहिए। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे, रिसर्च पेपर जो ऑलरेडी रिसर्च गेट है वहां पे मैंने सर्च आउट किया। वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसे मोटर्स अवेलेबल है, उसके अलग अलग एप्लीकेशन है। फिर मैंने एनाटॉमी जो फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट किया। एक पैरामीटर मैंने सेट किया कि कौन से पार्ट वहां पे लगेंगे। सेम वे आप भी ऐसे जो बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी अवेलेबल है रिसर्च पेपर, वो सारे स्टडी करके रिसर्च जो बेसिक जो स्टेज है, कोई कुछ भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया तो उसके रिगार्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है कि अभी आपने एक बेसिक मॉडल तो रेडी किया, अभी उसको वर्किंग में कैसे कन्वर्ट करना है और उसके बाद आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है। सो जैसे मेरी बात की वहां पे, मेरा ये बेसिक जो पार्ट था प्रोजेक्ट का वो मैंने कंप्लीट किया। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल किए हैं, जैसे कि स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारे स्कीम है, नीति प्रयास, नीति यार। उसमें से फर्स्ट है SSIP स्कीम, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। वहां पे स्टूडेंट जो बेसिक जो प्रोटोटाइप है वो डेवलप करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फंडिंग, पैसा चाहिए कि कोई भी चीज आप लेके एक्सपेरिमेंट के लिए, ट्रायल्स के लिए आपको चीज परचेस करनी पड़ती है, कंपोनेंट वगैरह बाई करना पड़ता है, तो वो कहाँ से लाओगे? घर से तो कोई देगा नहीं ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने अभी इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसे स्कीम मार्केट में इंट्रोड्यूस की है। वैसे मैंने भी SSIP स्कीम लिया हुआ था। सो SSIP स्कीम में 2.5 लाख तक गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने के लिए। जो बेसिक जो वर्किंग जो है, वर्किंग मॉडल रेडी करने के लिए आपको 2.5 लाख तक देती है। सो मेरा भी जो प्रोटोटाइप था वो मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम रेडी किया था। अब मेरी बात की जाए तो मैंने जब प्रोडक्ट बनाया था तब मैंने भी SSIP में अप्लाई किया था, लेकिन वहां पे मेरा स्टार्टिंग फेज था तो उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया था, वो रीजन से क्योंकि पूरा कंप्लीट था नहीं। सो जैसे ही उन्होंने मेरा रिजेक्ट किया तो मैंने वहां पे फिर मार्केट सर्वे करने का सोचा। मैंने अपनी जर्नी वहां पे कंटिन्यू रखी। तो मेरा डिग्री जैसे कंप्लीट हुआ मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया। 1.5 ईयर तक मैंने जो मेडिकल डिवाइस की जो रेप्यूटेड कंपनी है, मेट्रॉनिक्स, कोविडियन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीमेंस, BPL वगैरह, तो टॉप 3 में आती है मेट्रॉनिक्स, कोविडियन, वहां पे मैंने जॉब स्टार्ट किया। बहुत सारे फ्यूचर के लिए कॉन्टेक्ट्स बनाए मेडिकल डिवाइसेस के लिए, डीलर्स है, फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो डिवाइसेस है तो वो कैसे वर्क करती है, उसका मार्केट क्या है वगैरह मैंने सर्वे किया। उसके बाद जैसे मैंने बताया SSIP स्कीम में ऐसे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी आती है। जो स्टूडेंट है, वुमेन्स है, उनको इंस्पायर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसे मतलब एवरी ईयर कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं वो लोग। तो ऐसे ही एक स्कीम थी हॉट स्टार्ट, वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो स्पेशल वुमेन्स के लिए थी। तो हॉट स्टार्ट इवेंट पे मैंने पार्टिसिपेट किया। वहां पे भी मैं मैं स्टूडेंट लेवल
मेरा भी स्टूडेंट लेवल ही था। सो मैंने देखा कि बहुत सारे ऑलरेडी जो मार्केट में अ, आ चुके हैं, ऐसे कंपनी के ओनर वहां पे आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो उनका टर्नओवर 1 CR 2 CR है। वहां पे मैं न्यू न्यू थी, मेरे मुझे पता भी नहीं था कैसे स्पीच करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो वहां पे मैं ऐसे ही बैठी थी। 2 डे का वहां पे प्रोग्राम था। सेकंड डे पे मैंने वहां पे गई। वहां पे जैसे आपका वाइवा प्रेजेंटेशन रहता है, सेम मेरा भी वहां पे जूरी पैनल था। तो उन्होंने मेरा टीचिंग का हमारा जो राउंड था वहां पे मेरा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू में मुझे जो प्रोडक्ट था मेरा उसका बेसिक नॉलेज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मार्केट में सर्वे किया था। कुछ भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट या फिर कुछ भी इनोवेशन आइडिया के ऊपर आप काम करो तो वो पहले चेक कर लो कि उसका मार्केट क्या है। मार्केट में देखो कि उसकी नीड है कि नहीं, क्योंकि आप पूरा साल 2 ईयर 3 ईयर उसके पीछे रिसर्च करोगे और उसके मार्केट में कोई नीड ही नहीं है तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है फिर। तो मैंने जो मार्केट रिसर्च किया था, तो उसके बेस में मैंने वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछे उसके आंसर दिए। अभी मेरा एक गोल क्लियर था कि मुझे आगे जाके बिजनेस करना है, ठीक है, लेकिन कैसे करना है क्या होगा मुझे आइडिया नहीं था। तो उन्होंने भी मुझे सेम क्वेश्चन किया था कि मैडम आपको क्या चाहिए। मैंने बोला मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि SSIP तो मुझे मिला नहीं था और मुझे प्रोडक्ट रेडी करना है। तो मैंने वहां पे बोला कि मुझे फाइनेंस की नीड है, उसके साथ मेंटरिंग चाहिए, क्योंकि जैसे आप लोगों को भी क्लियर नहीं है वैसे मेरा भी कुछ क्लियर नहीं था कि मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, पूरा मॉडल कैसे डेवलप करना है, टीम कैसे बिल्डअप करनी है, ये जो इन्वेस्टर्स जो मीटअप वगैरह होते हैं वहां पे उनके सामने प्रेजेंट कैसे करना है फॉर इन्वेस्टमेंट। सो ये सब के लिए मेंटरिंग चाहिए। तो मैंने उनको बोला मुझे मेंटरिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि फाइनेंस भी हम लोग मैडम आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी आपका आइडिया फेल हो गया तो क्या करोगे, क्योंकि अभी आप लोगों के माइंड में भी ऐसे मैंने बताया तो बहुत सारे आइडिया स्ट्राइक हुए होंगे, लेकिन एक डर सा रहता है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। सभी ह्यूमंस के अंदर ऐसा डर तो रहता ही है कि कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। तो सर मेरा भी वैसा ही था। तो मैंने वहां पे आंसर दिया कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी आइडिया है, क्योंकि मेरा वहां पे थिंकिंग लेवल ही यही था, आइडिया प्लस सॉल्यूशन। कहीं पे भी जाओ, रोड पे भी जाओ तो मुझे प्रॉब्लम्स दिखेगी और सामने तुरंत ही मैं सॉल्यूशन दे दूंगी। तो मेरा वहीं पे यही आंसर था कि ये फेल हो गया तो दूसरे डिवाइस मार्केट में इंट्रोड्यूस करूंगी, लेकिन बिजनेस ही करना है। तो उसके बेस पे मैं फर्स्ट रनर अप सिलेक्ट हुई। वहां पे मुझे प्राइस मनी में 4 लाख रुपीज, ब्रिटिश काउंसिलिंग मेंबरशिप और इसराइल की ट्रिप ऑफर हुई थी। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो मैंने कंप्लीट किया। कंपनी मैंने लिम्बिड्स नाम से रजिस्टर करवाया। एंड देन जो इंक्यूबेशन जो सपोर्ट है वहां से मैंने मेंटरिंग लिया। मेंटरिंग में मुझे उन लोगों ने गाइड किया कि कौन से गवर्नमेंट के स्कीम्स में अप्लाई कर सकती हूँ, जहाँ जो एक्सपर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइड वहां पे वो लोग कनेक्ट करवाते हैं और हमें हेल्प करते हैं जिससे हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो पाए। SSIP उसके बाद मैंने फिर से अप्लाई किया वहां पे इंक्यूबेशन सेंटर में। सो इंक्यूबेशन से मुझे वहां पे अभी 2.5 लाख तक की स्कीम अवेलेबल है। मैंने जब अप्लाई किया था तब ओनली 2 लाख वो प्रोवाइड करते थे। तो मैंने वहां पे 2 लाख रुपीज एज ए ग्रांट लिया। एंड देन बेसिक मेरा प्रोटोटाइप कंप्लीट किया था। सो वो जो इंक्यूबेशन सेंटर है अभी सभी कॉलेज कॉलेज में अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे इंक्यूबेशन जो सेंटर है उनका रोल ही यही है कि जिनके पास आइडिया है, जिनको कुछ करना है आगे, उनको मतलब सपोर्ट करो फाइनेंशियली। कोई कुछ भी इश्यू लाइक मेंटरिंग चाहिए, फाइनेंस का उनका कुछ इश्यू है, कहीं पे कनेक्ट करना है किसी से, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो उनसे वो लोग इजीली कनेक्ट करवाएंगे। आप खुद से करोगे तो वहां पे बहुत टाइम लगेगा। पॉसिबल है कि कोई रिस्पॉन्स भी ना आए, कोई आपसे बातचीत भी ना करना चाहे, वहां पे आपको अपॉइंटमेंट भी ना दे।
लेकिन इंक्यूबेशन के पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो वहां पे आप कनेक्ट हो जाओ तो वो लोग डायरेक्टली आपको कनेक्ट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ वो लोग हमें गाइड भी करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है, हमें कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कोई रिसर्च सेंटर है तो वहां पे आप लोग को डायरेक्ट कनेक्ट करवाएंगे। मैंने ऐसे 2 लाख रुपीज की ग्रांट ली। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट की ऐसे स्कीम थी, जैसे कि निधि EIR है। एज ए स्टूडेंट लेवल की बात की जाए तो चिल्ड्रंस इनोवेशन फेस्टिवल भी एवरी ईयर होता है। वहाँ पे जो स्कूल स्टूडेंट है वो लोग अप्लाई करते हैं अपनी आइडियाज, उसके बेस पे उनको लाइक जरूरी नहीं है कि 1 2 3 जो रनर अप हो उनको ही वो लोग हेल्प करेंगे। बाकी जो सब स्टूडेंट है उन लोगों को भी एज इंक्यूबेशन थ्रू वहां पे वो लोग गाइड करते हैं। उसके साथ साथ जो उनको कुछ हेल्प चाहिए, किसी से कनेक्ट होना है तो टीम बिल्डअप भी वो लोग करके देते हैं, उनसे कनेक्ट करवाएंगे और आपका जो आइडिया है उसके ऊपर कैसे काम करना है वो गाइड भी करेंगे आपको। इसके अलावा अगर अभी दूसरी स्कीम की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि नीति या नीति प्रयास। अभी ऐसे इसके ऊपर स्टार्ट तो कर दिया काम, लेकिन एक रिस्क सा रहता है कि मार्केट में इसका कुछ आउटपुट नहीं मिला, या फिर अभी मार्केट में अभी देर लगेगी, 2 और 5 ईयर लगने वाले, तब तक मैं सर्वाइव कैसे करूंगी? क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन सभी में यही डर रहता है कि विथआउट जॉब खुद से सर्वाइव कैसे करना है। गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम इंट्रोड्यूस की है। फर्स्ट वन इज निधि EIR। निधि EIR स्कीम में 30,000 तक एवरी मंथ आपको जो DST है वो पे करेंगे, या 1 ईयर तक 30,000 एज अ स्टाइपेंड आपको मिलता रहेगा, जिससे आप सर्वाइव कर पाओगे। वो जो मनी है उससे आप खुद से भी सर्वाइव कर पाओगे, और आपको प्रोडक्ट के लिए अगर खर्चा करना हो तो उसमें भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। सेकंड स्कीम है निधि प्रयास। निधि प्रयास में 10 लाख रुपीज तक वो लोग आपको हेल्प करते हैं। सो वहाँ पे सिंपल रहता है, आपको वहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है इंक्यूबेशन सेंटर से। उसके बाद वहाँ पे पिचिंग राउंड होगा आपका, तो आपको बेसिक प्रेजेंटेशन देना है, और उसके बेस पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कितना ग्रांट अमाउंट देना है। तो मैक्सिमम रेंज उसकी वो स्कीम की 10 लाख तक है। अभी आपका बेसिक प्रोटोटाइप और मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट दोनों कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है और बल्क में प्रोडक्शन करना है। उसके लिए फंडिंग चाहिए, ठीक है। अगेन फंडिंग का इश्यू है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वहां पे बड़े स्केल पे फंडिंग चाहिए। वहां पे दूसरी गवर्नमेंट की स्कीम है, वहां पे 30 लाख तक वो लोग सहाय करते हैं। 20 लाख फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड 10 लाख फॉर मार्केटिंग। ये जो 20 लाख रुपीज की मैंने बात की वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, और जो मार्केटिंग वाला पार्ट है वहां पर 10 लाख तक गवर्नमेंट आपको देती है। इससे आप इजीली मार्केट में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैंने अपनी जर्नी की बात की, वैसे मैंने भी ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है वहां पे पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारी जगह पे अपना प्रोडक्ट कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे। फिर मेरा टीचिंग जो था वो ठीक करने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह, जो कॉलेज लेवल पे भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स रहती है, वहां पे मैंने अपना जो प्रेजेंटेशन है वहां पे मैं देती रहती थी, जिससे मेरा जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो बढ़ता जाए। तो ऐसे मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लिया। जो जजेस है उनसे मैं एडवाइस लेती रहती थी कि मतलब क्या इम्प्लीमेंट करना है और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। उसके बेस पे मैंने उनके सजेशन से मैंने अपना फाइनल प्रोडक्ट ऐसे मैंने कंप्लीट किया। अभी ये जो इनोवेशन है वो एक डर सा रहता है कि आपने इतने साल लगाए हैं, उसके बाद कोई थर्ड पर्सन है जिसने आपका आइडिया कॉपी कर लिया तो आप क्या करोगे?
क्योंकि मार्केट में अभी ये कुछ नया नहीं है, आपको पता ही होगा, कोई भी न्यू चीज मार्केट में आती है तो थोड़े विथ इन 2 और 3 मंथ से सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारी कंपनी बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। गवर्नमेंट की स्कीम तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक राइट्स रहता है, पेटेंट, फिर कॉपीराइट। अब अभी कोई भी मूवी की बात की जाए तो मूवी में भी कंपनी, बहुत सारी ऐसे प्रोडक्शन कंपनी है जिनको राइट्स देते हैं कि आप भी मतलब ये जो हमारा फिल्म है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि हमारी बुक है वो भी कॉपीराइट कंटेंट रहता है, तो इसको कोई दूसरा जो पब्लिशर है वो रिपब्लिश नहीं कर सकता। हमारे जो जैसे कोका कोला है, ठीक है, उनकी जो रेसिपी है वो सीक्रेट है, तो वो उसको एज ए सीक्रेट रेसिपी में वो फाइल करवाएंगे कॉपीराइट में। वैसे ही पैटर्न आती है, तो कुछ भी आपने रिसर्च वगैरह किया है, प्रोसेस है उसकी, तो आप पैटर्न करवा सकते हो। मैंने भी अपना जो रिसर्च है, जो भी किया, जो प्रोडक्ट डेवलप किया, उसका डिजाइन यूनिक था, प्रोसेस यूनिक थी, उसकी जो फीचर्स थे वो यूनिक थी, उसके बेस पे मैंने पैटर्न फाइल किया था। भी पैटर्न से क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। जो ये पैटर्न आपको एक बार मिल जाए, आपका रिसर्च आपके नाम से एज ए इनोवेटर आप हो, ऐसा आपको राइट्स मिल जाए, उसके बाद आप पैटर्न के बेस पे प्रोडक्शन स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन एक सिक्योरिटी मिलती है कि कोई भी कंपनी सिमिलर आपकी टेक्नोलॉजी यूज करके मार्केट में अपनी प्रोडक्ट नहीं रख सकता। सपोज उनको सेम प्रोडक्ट मार्केट में सेम टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस करनी है या फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो पहले आप आपके पास से उसको राइट्स लेने होंगे। अभी जो है, अगर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, तो ऑफिशियली आप उनके ऊपर केस कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट राइट्स हैं वो आपको 20 साल तक आपके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरी ईयर ये जो पैटेंट है वो रिन्यू करवाना पड़ता है। वो उसकी फीस भी मिनिमम रहती है 800 रुपीज पर ईयर, उनका चार्जेस है। ऐसे आप अपना इनोवेशन सिक्योर कर सकते हो। जो बेसिक जो आइडिया है कैसे सिलेक्ट करना है, तो वो जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके ऊपर आपको देखना है मार्केट में उसकी कुछ नीड है कि नहीं, थर्ड पॉइंट में, तो वो आपको देखना है। अगर मार्केट में उसकी नीड है, जिससे बहुत बहुत सारे पर्सन्स जो है जो सोसाइटी को यूजफुल हो, कि कोई भी डिजीज के ऊपर सॉल्यूशन ला सके, कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन ला सके जिससे सभी को हेल्प मिले, तो वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद कैसे बनाना है उसकी प्रोसेस देखनी है कि कौन सी चीज वहां पे लगेगी, क्या क्या प्रोसेस लगेगी, एक फ्लो रेडी करना है। उसके बाद जो आपके स्कूल टीचर्स या फिर आपके पेरेंट्स है, अगर आप कॉलेज में हो तो वहां पे इंक्यूबेशन सेंटर में जाओ, वहां पे आपका आइडिया प्रेजेंट करो। एक डर सा रहता है कि हम लोगों ने किसी को आइडिया बोल दिया तो वो लोग हमारा कॉपी कर देंगे, वो लोग स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आइडिया सिर्फ प्रेजेंट, जब तक आप किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आपको उसके फीडबैक्स नहीं मिलेंगे कि क्या क्या इसमें अभी प्रॉब्लम्स है और उसमें और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो। तब तक वो लोग आपको लाइक मैं कुछ हेल्प भी नहीं कर सकते कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। आप खुल के अपना आइडिया, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल है, आप अगर कॉलेज में हो तो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, वहां पे आप प्रेजेंट करो। अगर आप वहां पे प्रेजेंट करो, वो लोग आपको बताएंगे कि ये फाइल करने जैसा है कि नहीं, इसके ऊपर ये गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प कर सकती है। आप इजीली ऐसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद का जो फ्लो रहता है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स वहां पे आपको हेल्प करेगा। मैम एक क्वेश्चन मेरा था, इंक्यूबेशन सेंटर इसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? सर, इंक्यूबेशन सेंटर्स में जैसे कि हमारे गणपत यूनिवर्सिटी की बात की जाए या कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर में आप जाते हो, तो वहां पे पहले आपका आइडिया सुनते हैं। वहां पे जैसे कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर, वेस्ट, डिफेंस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं। उसके बेस पे
अलग अलग पर्सन को वहां पे रिक्रूट किया जाता है जो जो ऑलरेडी वो फील्ड में एक्सपर्ट है, तो वो आपके आइडिया सुनेंगे। उसके बाद वो लोग आपको बताएंगे कि अभी उसको फ्लो में कैसे रेडी करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई एक डिवाइस आपने ले लिया, सपोज स्टेथोस्कोप आपने लिया है एज अ प्रोडक्ट, तो मैंने वो इंक्यूबेशन सेंटर में बात की कि ये मेरा प्रोडक्ट है। फिर वो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे कि अभी आपको कैसे बनाना है प्रोडक्ट, क्योंकि आप कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाओ कि कहीं पे भी जाओ तो एक फ्लो आपका रेडी रहना चाहिए। सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, आपको भी थोड़ा रिसर्च करना है कि कैसे करना है। तो वहां पे उनको फ्लो दिखाओ कि पहले मैं ये कंपोनेंट है वो सिलेक्ट करूंगा और ये मेरा प्रोसेस रहेगा। उसके बाद ये मेरा पीसीबी में डिजाइन करूंगा, टेस्टिंग के लिए भेजूंगा, जो मैकेनिकल जो डिजाइन है प्रोडक्ट के डिजाइन वो कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं ट्रायल्स के लिए दूंगी। ऐसा जो फ्लो है आपका वो वहां पे बताना पड़ता है। सो इंक्यूबेशन सेंटर आपका ये जो आइडिया है, फ्लो है, वो सुनेंगे। फिर आपको वहां पे वो लोग हेल्प करेंगे कि उनको लगेगा कि अभी आपको मेंटरिंग की जरूरत है, तो वहां पे उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं टेक्निकल फील्ड में, डिजाइनिंग साइड में, इवन हाउ टू प्रिपेयर पीपीटी और प्रेजेंटेशन। सो ऐसा जो बेसिक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए भी उनके पास एक्सपर्ट रहते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बनाने में, जिसके बेस पे आपको फंडिंग और ग्रांट मिलती है। सो इंक्यूबेशन सेंटर आपको ऐसे मेंटरिंग प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने बताया, ऐसे बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम है जो हमें नहीं पता, सो वहां पे वो लोग हेल्प करेंगे कि आपको कौन सी स्कीम में अभी इनिशियल स्टेज में कौन सी स्कीम में अप्लाई करना है। उसके बाद ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट हुई तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। वो स्टेज अभी आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद मार्केट में बूस्टअप करना है, तो उनके लिए भी इंक्यूबेशन सेंटर हेल्प करता है। उसके अलावा स्पेस, काम करने के लिए आपको जगह चाहिए, ठीक है। तो वो आपको कहा क्योंकि कॉलेज से भी आप पास आउट हो, इवन स्कूल में आपको परमिशन नहीं है वर्क करने की, तो इंक्यूबेशन सेंटर में आप स्पेस यूज कर सकते हो उनकी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में रहती है। उस जगह पे मिनिमम फीस रहती है, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पे। तो आप इजीली इंक्यूबेशन सेंटर में वो उनकी जो स्पेस है वो यूज करके आप अपना उनके पास अगर ऐसा कुछ उनका नेटवर्क रहता है, तो ऐसा कोई न्यूज आता है कि यहाँ पे आज ये वेबिनार है, ये सेमिनार है, तो आपको वो वहाँ पे मतलब प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप इजीली वो भी एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं। एक बार आप इंक्यूबेशन सेंटर में अगर ज्वाइन हो जाओ तो वहां से वो लोग आपको सभी जगह पे इजीली कनेक्ट करवा सकते हैं। तो नेहा पारेख ने लिखा है, हाउ टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मैनेज रिस्क। यस, गुड क्वेश्चन मैम। सो जैसे मैंने बताया कि कोई भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल डिवाइस में, इवन कोई छोटा सा भी आपने प्रोडक्ट ले लिया, जैसे कि एक बटन है, तो वहां पे भी बहुत सारा ऐसा रिस्क रहता है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए सपोज आपने अगर मेरी फील्ड की बात की जाए, तो मेरा जो प्रोडक्ट था अभी मैंने तो बना दिया, उसके अभी मैं डायरेक्टली मार्केट में तो लॉन्च नहीं कर सकती, और उसको एनालाइज कैसे करना है। तो जो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है पेशेंट सेफ्टी और यूजर सेफ्टी। वो पहले क्राइटेरिया चेक करना है। सपोज इलेक्ट्रॉनिक साइड है तो उसके भी बहुत सारे कंप्लायंस रहते हैं कि उसमें फेल होते हैं कि सेफ्टी के साइड ये शॉर्ट सर्किट ना, उसके लिए बेसिक कौन से कंपोनेंट चाहिए वो वहां पे रखने पड़ते हैं। फिर सर्टिफिकेट का पार्ट आता है। कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, ऑर्गेनिक हो, फूड की हो, मेडिकल डिवाइस हो, या कुछ भी हो, सर्टिफिकेट का वहां पे पार्ट रहता है। तो सर्टिफिकेट्स के लिए आपको ऑनलाइन सर्च करना है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए वहां पे देखना है। जैसे कि अब कॉमन है ISO 9001, ISO 9001 है, ISO 13485 है। ऐसे जो सर्टिफिकेट्स है
वो आपको चेक करना है कि हमारे जो डिवाइस है और हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर कोई एनवायरमेंट रिगार्डिंग कोई स्प्रे है कुछ भी है, तो वो जो कंटेंट रहते हैं वो हार्मफुल है कि नहीं। सपोज अगर पॉल्यूशन की बात की, अगर प्लास्टिक की बात की जाए, तो सपोज आपके प्लास्टिक जो है उसके अगेंस्ट में आपने बायो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। फॉर प्रॉब्लम ये है आपका कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आपने बायो प्लास्टिक बनाया, तो उसके अभी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो वहां पे धुआं जैसा, क्योंकि वहां पे आपने ऑर्गेनिक कंटेंट वहां पे लिए हुए हैं, तो उनका जो धुआं वगैरह रहेगा, तो वहां पे कंट्रोल बोर्ड है, वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सो यही मैडम मैंने बात बताई, जो जो ये हमें चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप डायरेक्टली कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट जो है वो मेन क्राइटेरिया रहता है। सो ऐसे स्मॉल स्मॉल जैसा पार्ट है। पैकेजिंग की बात की जाए तो वहां पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं पे आप आउट ऑफ इंडिया आप सप्लाई करते हो, तो वहां पे भी जो बैटरी जो पार्ट रहता है उनका कितना कंटेंट है, जो केमिकल जो रहता है, लिथियम आयन जो बैटरी रहती है उसमें कितना केमिकल कंटेंट है, उसके बेस पे वो लोग परमिट करते हैं। क्योंकि एक बार आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद सेकंड जो फेज है प्रॉब्लम का, उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ही उसका जो ये जो रिस्क वाला पार्ट है वो क्लियर होगा। वो स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा। एक बार आपने प्रोडक्ट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद जैसे जैसे फेस आएगा, जैसे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, तो वहां पे कौन सा लाइसेंस चाहिए, वो मैंने बताया इंक्यूबेशन सेंटर वो लोग आपको हेल्प करते हैं, कनेक्ट करके देते हैं पीपल से जो ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्टार्टअप से अदर स्टार्टअप वहां से भी कनेक्ट करके आपको देते हैं। तो इजीली आप ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या रहता है, फिर कौन से लाइसेंस चाहिए, अभी मार्केट में रिस्क है कि नहीं। उसके लिए पहले आपको, जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट करो तो उसके पहले ही आपको चेक करना है मार्केट रिस्क। जनरल सर्वे भी आप उसको बोल सकते हो, कि उसकी नीड है कि नहीं। एक आप क्वेश्चनर बना के भी एज आप सभी ग्रुप्स में शेयर करो, जो आपके सोशल मीडिया जो अकाउंट से फ्रेंड्स है उनके थ्रू भी, जो आप इजीली मार्केट सर्वे कर सकते हो। वहां पे एक फॉर्म जो क्वेश्चनर है एक बना के जो पब्लिक डोमेन है वहां पे शेयर कर दो, फिर उसके रिस्पॉन्स देखो। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट के ऊपर काम करने जैसा है कि नहीं, और सीरियसली मार्केट में उसकी नीड है कि नहीं। सो ये जो फर्स्ट फेज है मार्केट रिस्क, उससे आप क्लियर कर सकते हो। सेकंड जो फेज है वो फेज में उसके बाद आइडिया के ऊपर आपको वर्क करना है। सपोज फर्स्ट फेज में अगर आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है लेकिन वहां पे कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो दैट मीन्स नॉट कि वो आइडिया आपका खराब है, कुछ और भी ऐसा नीड है उसमें ऐड करने जैसा है जिससे उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। क्योंकि सीरियसली अगर मार्केट में वो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के थ्रू फाइंड आउट करने का मतलब फाइंड आउट करने का सोचा है कि मार्केट में ऐसे मतलब सर्वे करके हम उसका सॉल्यूशन ढूंढे कि उसकी नीड है कि नहीं। लेकिन कुछ टाइम पे हमें नेगेटिव भी रिस्पॉन्स मिलते हैं वहां पे, तो वहां पे वो जो फेस है वहां पे आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो कि अंदर ऐसा तो मैं क्या ऐड करूं तो जिससे मेरा ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मार्केट में भी, जो अभी नेगेटिव रिव्यू मिल रहा है, उसका भी मैं सॉल्यूशन ला सकूं। तो इस तरह से आप मार्केट रिस्क वो इजीली एनालाइज कर पाओगे। जो सर्टिफिकेट वाला जो पार्ट है वो एक बार आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, बेसिक जो सर्टिफिकेट रहते हैं वो ऑलरेडी आप इंटरनेट सर्च आउट करके आपको फाइंड आउट कर सकते हो। जो क्रिटिकल वाला जो पार्ट है वो एक बार प्रोडक्ट आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक वन बाय वन जो स्टेप है वो कंप्लीट होगा, वैसे आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे। और थर्ड वन, मैनेज रिस्क। यस। सो मैम, अगर आप खुद से सभी, सपोज मैंने बताया कि मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, अभी भी मैं कोई मैकेनिकल, हमारा जो डिवाइस का जो लुकअप है, यूआई जो पार्ट है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट है, अभी मैं खुद से सब कुछ करने
के लिए बैठूंगी तो मेरा डिवाइस को कंप्लीट होने में 4 या 5 ईयर लग जाएंगे। तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, क्योंकि मैं खुद करने बैठेगी वहां पे बहुत सारी टाइम तो ठीक है, बहुत सारी एरर आएगी, जिससे वो मैं जो सपोज मैंने ऐसा टूटा फूटा कुछ बना भी लिया तो आगे जाके रिस्क भी रहता है जो यूजर है वो साइड में। तो मैं ऐसे पीपल्स टीम में सिलेक्ट करूंगी जो ऑलरेडी वो डोमेन में एक्सपर्ट है। जैसे कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए मैंने एक पर्सन ले लिया, ठीक है, एक मैकेनिकल साइड मैंने बंदा हायर किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइड के लिए मैंने एम्बेडेड इंजीनियर है उसको हायर किया हुआ है। तो ऐसे मार्केट रिसर्च के लिए मैं खुद देखती हूँ। तो ऐसे मैंने टीम बिल्डअप किया हुआ है। एक ऑर्थोपेडिक की सब ये जो हमारे प्रोडक्ट है तो उसके लिए मैंने डॉक्टर एज ए एडवाइजरी भी रखा हुआ है, जिससे मैं जल्दी प्रोडक्ट भी कंप्लीट कर पाई, उसके साथ जो रिस्क है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अंडर में मैं उनके एडवाइस से ही मैं प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाली हूँ, डिजाइन करने वाली हूँ। तो उससे रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। मैंने जैसे बताया मेरे लिए भी एक चैलेंज था ये वाला स्टार्ट करना, क्योंकि एज फाइनेंशियली भी इश्यू रहता है जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो, खुद से कैसे सर्वाइव करना है, ठीक है। फिर डेली जो न्यू न्यू रूटीन में जो मतलब चैलेंजेस आती है उसको कैसे सरवाइव करना है एज अ वुमन। मैं भी जब जैसे मैंने स्टार्ट किया था जीआईडीसी, अगर मेरी बात की जाए तो जो फैब्रिकेशन वर्क है उसके लिए जीआईडीसी एरिया में भी मुझे जाना पड़ता था। तो वहां पे भी कोई मोस्ट ऑफ जीआईडीसी में बॉयज ही रहते हैं, कोई गर्ल्स नहीं होती। तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम वहां पे गई थी तो उन लोगों का ये रिएक्शन मेरा मुझे देख के ऐसा ही था कि जैसे कोई एलियन आ गया हो, क्योंकि वहां पे कोई लेडीज नहीं थी। तो अभी वो लोग भी मतलब वो लोग भी अभी घुल मिल गए हम लोगों से। पहले बहुत ही अजीब लगता था, अभी एज अ वुमन आप काम कर रहे हो ऐसे एज अ स्टार्टअप सब कुछ छोड़ के। पॉसिबल भी है कि आपके जो कॉलिग्स वगैरह है वो आपसे अभी ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, एटलीस्ट आपने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि स्टार्टिंग की जो जर्नी है वहां पे पॉसिबल है कि आपको कुछ भी ना मिले, क्योंकि अभी आप न्यू न्यू हो मार्केट में। तो वहां पे एक फिक्स इनकम जो अभी आपकी होगी कि सपोज एवरी मंथ मुझे 25,000 सैलरी मिलती है, 1 लाख रुपीज मिलते हैं। तो वहां पे अगर स्टार्टअप ये सब कुछ छोड़ के आप स्टार्टअप ऐसे कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो तो वहां पे पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ ना मिले, लेकिन एक एम के साथ गोल के साथ अगर आप स्टार्ट करोगे और जो चैलेंजेस है उसको भी आप एज ए पार्ट ऑफ वर्क की तरह समझ के अगर काम करोगे तो वो भी इजीली खत्म हो जाएगी और आपका जो गोल है वो अचीव भी होगा।